आज बात होगी बेरोजगारी की, आज बात होगी महंगाई की। बहुजन समाजवादी पार्टी क्या कर रही है? वो क्यों नहीं बोल रही है? वो सड़कों के बीच में क्यों नहीं है? वो लोगों के बीच में क्यों नहीं है और लोगों के लिए, हकों के लिए बात क्यों नहीं कर रही है? ये बताइए। देखिए, यहाँ मैं आपको टोकना चाहूंगा, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यहाँ आए हैं, पंचायती राज दिवस मनाया गया है, मुलाजमों को तो आना है। आप किस तरह से बातें कर रहे हैं कि मुलाजमों को वहां बुलाया गया? मुलाजमों को तो जाना है ना। देश के प्रधानमंत्री आए हैं, पंचायती राज दिवस वहां पे मनाया जा रहा है और वो तो एक सरकारी फंक्शन था। एक सीट लेने से क्या बहुजन समाजवादी पार्टी लोगों की हकों की बात कर सकती है? क्या इस वक्त अगर भाजपा सत्ता में है, जब कांग्रेस खत्म होने की कगार पे आ चुकी है, तब बहुजन समाज पार्टी का क्या वजूद है? सिर्फ एक बीजेपी पार्टी जो सरमाएदारों की पार्टी है, सिर्फ कॉन्ट्रैक्टर्स, बड़े बड़े ठेकेदारों की पार्टी है, अंबानी अडानी जैसों की पार्टी है। बहुजन समाज पार्टी भी तो विकल्प नहीं साबित हो रही है लोगों के लिए। वो क्या करेगी? क्या कुछ नहीं करेगी। अगर उत्तर प्रदेश में खत्म हुई तो कठुआ में भी अब मुझे लगता है कि ज्यादा देर रहना मुश्किल है। बहुजन समाज पार्टी आज भी वैसे है, वैसे ही खड़ी है, पूरे जोर से चुनाव लड़ेगी। आम आदमी पार्टी सपना देख रही है पीएम का केजरीवाल को बनाने का। ये सुन लीजिए आप। मैं वही बात कर रहा हूँ। सपने सब लोगों के वो है ना, जैसे मुंगेरी लाल के सपने वो ले। आम आदमी पार्टी के नेता कह रहे हैं बहुजन समाजवादी पार्टी का अपना कोई वजूद नहीं है। वो क्या किसी को कहे? जो नेता ये कह रहे हैं, आप उनका खुद का वजूद देख लीजिए कि आज एक पार्टी छोड़ के, एक दरवाज़ा छोड़ के दूसरे दरवाजे, दूसरा नहीं मिला तो तीसरी तरफ जाना, मतलब जो जहां पे जा रहे हैं। आज मैं कह रहा हूं आम आदमी पार्टी वाले तो ऐसे ही पागल हुए फिर रहे हैं। से जुमले की बात कर रहे हैं आप? 20,000 करोड़ रुपया जम्मू कश्मीर को मिला है, कहीं परियोजनाएं जो हैं वो मिली हैं, एक्सप्रेस वे मिला है, टनल की बात करें वो हमें मिली है। ये सब सारे विकास कार्य नहीं है। आप कैसे विफल दौरा इसको कह सकते हैं? कि इनके मंत्रियों को, इनके संतरियों को, इनके लीडरों को ग्राउंड की रियलिटी पता नहीं, क्योंकि ये ग्राउंड में नहीं जाते। इनके दिमाग में सिर्फ एक फोबिया जा बैठ गया है। वो कैसा है? अगर देश में इतनी महंगाई बढ़ गई है, कमर तोड़ रही है महंगाई, बहुजन समाज पार्टी कितनी सड़कों पे आई, कितना प्रोटेस्ट करिए, कितना लोगों के साथ है। लोग सड़कों पे नहीं आएंगे तो बहुजन समाजवादी पार्टी क्या करेगी? बहुजन समाज पार्टी लोगों के साथ है। दौरा था प्रधानमंत्री जी का, जिसमें कि मैं तो कहूँगा कि ये एक विफल दौरा रहा उनका। कि देश में इस वक्त कई सारे मुद्दों पे हम आज बात करने जा रहे हैं। आपको बताता चलूं कि 370 टूटने के बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जम्मू कश्मीर के दौरे पर थे। बात करें तो पिछले दिनों जो हैं ज़िला सांबा के पल्ली गांव में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पहुंचे। यहां पर उन्होंने कई परियोजनाओं का शिलान्यास किया। इसी के साथ साथ 20,000 करोड़ रुपए जो हैं वो जम्मू कश्मीर को मिले। इसी के साथ साथ बात करें तो बाहर से डेलीगेशन थे वो जम्मू कश्मीर में आए, बिजनेस को बढ़ावा देने की बात की। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि जब से 370 टूटी है, विकास की राह पर जम्मू कश्मीर है। कई सारे रोज़गार जम्मू कश्मीर जो है वो पैदा करने में लगा हुआ है और बहुत जल्द जो है वो बेरोज़गारी भी ख़त्म होगी। लेकिन आखिर कब तक बेरोज़गारी कम होगी? महंगाई को लेकर जिस तरह से त्रासदी मची हुई है, आम जनता की कमर टूट चुकी है। इस सब पे बात करने के लिए हमारे साथ बहुजन समाजवादी पार्टी के युवा नेता सुनील मजोत्रा हैं। हम उनसे बात करेंगे कि देश के प्रधानमंत्री ने जो जम्मू कश्मीर का दौरा किया, जम्मू में आए, इन सब पे चर्चा करेंगे कि किस तरीके की देश के प्रधानमंत्री से उम्मीदें थी और किस तरह से वो खरा उतरे और इस सब चीज़ों को वो किस तरह से देखते हैं। सर, स्वागत है आपका। नमस्कार सर। मैं ये जानना चाहता हूँ कि देश के प्रधानमंत्री जो हैं वो जम्मू कश्मीर के दौरे पे थे, तो सांबा पे उन्होंने भाषण दिया अपना। इस पूरे दौरे को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये एक ऐसा दौरा था प्रधानमंत्री जी का, जिसमें कि मैं तो कहूँगा कि ये एक विफल दौरा रहा उनका यहाँ पे, क्योंकि उन्होंने ये अपनी रैली कामयाब करने के लिए यहाँ के एम्प्लॉइज़ का, यहाँ के जो आंगनवाड़ी वर्कर्स का, टीचर्स का, पटवारीज़ का, इन सब मुलाजमों का
सहारा लेके अपनी रैली को कामयाब किया। जो मीडिया आज दिखा रही है बीजेपी की जन सैलाब प्रधानमंत्री को देखने क्या, हम तो ये कहेंगे, मैं तो कल आंकड़े लगा रहा था कि कठुआ की मैं बात करूं, कठुआ के हर गांव-गांव में पटवारी टीचर्स बसों के साथ लगा के हर गांव में हर पंचायत में भेजे थे, लेकिन मात्र 4 या 5 या 10 लोग बीजेपी की रैली मोदी जी को देखने गए थे। मेरा तो ये कहना था, जैसे लोग कहते थे कि मोदी वेव चल रही थी, मोदी का लोगों में फिर से वैसा ही प्रभाव चल रहा है, लेकिन इस रैली के दौरान आपने शायद मुनीष जी देखा होगा ध्यान से कि मोदी जी का भी चेहरे का रंग उड़ा हुआ था कि अगर इस रैली में, अगर इस जो जन सलाह बता रहे हैं, अगर मुलाजिम नहीं होते जिनको रिटर्न हमारे पास ऑर्डर हैं कि उनको रिटर्न ऑर्डर दिए गए हैं कि आप सबको वहाँ पे संडे के दिन अपनी छुट्टी छोड़ के, अपने घरों का काम छोड़ के मोदी जी के रैली को कामयाब बनाने के लिए मुलाजिम। यहाँ मैं आपको टोकना चाहूँगा, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यहाँ आए हैं, पंचायती राज दिवस मनाया गया है, मुलाजिमों को तो आना है। आप किस तरह से बातें कर रहे हैं कि मुलाजिमों को वहाँ बुलाया गया? मुलाजिमों को तो जाना है ना, देश के प्रधानमंत्री आए हैं, पंचायती राज दिवस वहां पे मनाया जा रहा है और वो तो एक सरकारी फंक्शन था। आप इसको पॉलिटिकल कैसे ले सकते हैं? हाँ, भाजपा की सरकार है, भाजपा के कार्यकर्ता अगर बात करें तो मोदी जी को देखने गए होंगे, लेकिन था तो पंचायती राज दिवस मनाया गया जम्मू कश्मीर में। देखिए मुनीष जी, मैं आपको बताऊं कि आप इसको सरकारी फंक्शन बता रहे हैं। जब कोई सरकारी फंक्शन होता है, गवर्नमेंट का फंक्शन होता है, हम कहते हैं वो हमारे भी प्रधानमंत्री जी हैं, आपके भी प्रधानमंत्री हैं, सबके प्रधानमंत्री हैं, लेकिन जब प्रधानमंत्री जी यहाँ पे आ रहे हैं तब वहाँ पे उस जगह पे ना तो पार्टी का कोई झंडा होना चाहिए, ना वहाँ पे लोगों के पास कोई ऐसा पार्टी का लोगो होना चाहिए जिसकी वजह से ये लगे कि वो एक गवर्नमेंट फंक्शन को उन्होंने एक पार्टी का फंक्शन बना के लोगों के बीच में लाया। आप खुद जान सकते हैं वहाँ पे बीजेपी के झंडे लहराए गए और यहाँ तक कि हम लोगों के यहाँ से जो लोग गए, कठुआ से लोग गए हैं, वो आप खुद जान सकते हो। मैं तो ये कहूँगा कि मेरे पास उनकी वीडियो क्लिप्स हैं कि बसेस खाली जा रही हैं, 3 या 4 बंदे जो किसी पार्टी के साथ व्यवस्था लोग थे, जो बीजेपी के साथ व्यवस्था लोग थे, वो लोगों की भीड़ तक नहीं इकट्ठी कर सके। क्योंकि आप खुद ये जान सकते हो, अगर तो ये सरकारी फंक्शन होता तो फिर पंचायतों में जाके इन डेली वेजर्स को या इन लोगों को, जिन लोगों को ये आस थी कि आज प्रधानमंत्री वहाँ आके हमारे बारे में कुछ बोलेंगे, वो सारे बेचारे होम गार्ड के लगा लीजिए, डेली वेजर्स लगा लीजिए, उनको ये आश्वासन था कि आज प्रधानमंत्री आ रहे हैं, आज हमारे बारे में कुछ बोलेंगे, लेकिन वो सारा विफल रहा। पैकेजेस वो बहुत कुछ देके गए, वो जो जुमले देते आए हैं जब से 2014 में सत्ता में आए हैं तब से देते आ रहे हैं, आज तक फिर वही हमारे यूथ के साथ ही ऐसा ही किया। सर कौन आज आप मुनीष जी जैसे बात कर रहे हैं काजीकुंड टनल की, इसका तो ऑलरेडी शिलान्यास हो चुका था, आज प्रधानमंत्री जी ने उसी को क्यों किया? मैं एक छोटी सी एग्जांपल दूंगा। जब हमारा ये हाईवे बना था जो लखनपुर से लेके जम्मू तक का 4 लेन का काम हुआ था, ये उस वक्त अगर देखा जाए तो कांग्रेस सरकार ने कंप्लीट करवाया था। जब फीता कटवाने की बारी आई तो उस वक्त भी प्रधानमंत्री या बीजेपी सरकार वालों ने अपने हिस्से में ला लिया कि हमने लिया। एक दूसरा एग्जाम्पल मैं लगाऊँ, हमारे कठुआ में एम्स और मेडिकल कॉलेज दिया गया या एम्स दिया गया। आप खुद जान सकते हैं, तब हमारे माननीय गुलाम नबी आज़ाद जी हेल्थ मिनिस्टर थे सेंटर में, उन्होंने ये चीज़ रिटर्न में ऑर्डर है, सब कुछ है कि उन लोगों ने ये हमारे जम्मू को तोहफा दिया था। क्या हमारे कठुआ का मेडिकल कॉलेज हो गया, क्या विजयपुर में एम्स हो गया, ऐसे ही उन्होंने 2-4 मेडिकल कॉलेजेस और दे। लेकिन बीजेपी इस चीज़ को कह रही है कि ये बीजेपी की डेवलपमेंट है। बीजेपी का स्टार्टिंग से यही मुद्दा रहा है, जो काम उन्होंने किया नहीं लेकिन अगर हो रहा है उसको अपने सिर पे लगाने की बात कर रहा हूँ। ये मतलब आपको ये जुमला नहीं, और क्या बताऊँ, अगर आज 200 करोड़ के या 500 करोड़ के 2000 के पैकेजेस दे रहे हैं, इन पैकेजेस को आप ये बताइए कि पैकेजेस ज़मीनी स्तर पे कहाँ है? आज डेवलपमेंट की बात कर रहे हो, एक रिंग रोड जो पिछले 6 साल से बन रहा है, आज तक वो तैयार तो हो रहा है। 4 बार मंत्री आगे, कभी उनका ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर आके उसका फीता काट रहा है, कभी डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी उसका फीता काट रहे हैं, कभी आज आपने तो ये लोकसभा में भी देखा होगा कि इनका मंत्री जब असेंबली में, पार्लियामेंट में बैठ के ये चेक कर रहा था कि हमारी मेट्रो शुरू हो चुकी है, उस चीज़ का भी तो आपको ये पता चल गया कि क्योंकि हम लोग इस वक्त सत्ता में हैं, हमें डेवलपमेंट से कोई वो नहीं है। भाषण जितना मर्जी करवा लो मीडिया में आगे, आज मैं यही बोलूँगा आपको कि मीडिया, जो नेशनल मीडिया है, वो मतलब सिर्फ इन्हीं को हाईलाइट करने में लगी हुई है। आज
सिंपल सी एक बात बताऊं कि जो मेट्रो आज डीपीआर उसकी अभी बन रही है, लेकिन इनका एक एमपी वहाँ पे बोल रहे हैं जुगल किशोर जी, उन्होंने बोल दिया कि हाँ हमारे जम्मू में मेट्रो बहुत अच्छे तरीके से चल रही है, श्रीनगर में मेट्रो चल रही है। आप खुद समझदार हो, आप खुद मीडिया के लोग हो, आम पब्लिक आज इस चीज़ को जानती है कि अभी तक तो मेट्रो का वहाँ पर नामो निशान भी नहीं है। अभी डीपीआर से उसकी फाइनलाइज हो रही हैं, तो ये लोग अपने तरफ से मेट्रो चलवा चुके हैं। आज आप जैसे प्रोजेक्ट्स की बात कर रहे हो, कितने प्रोजेक्ट्स आज तक इन्होंने लगवाए, ग्राउंड में कहाँ हैं वो ग्राउंड में आज तक लागू क्यों नहीं हुए, आज तक काम क्यों नहीं लगा, क्या बेनिफिट। आज से पहले आपको भी पता 2 साल 3 साल पहले एक और हाइड्रो प्रोजेक्ट का इन्होंने उद्घाटन करके उसको चला भी दिया, वर्किंग में था, लेकिन उस चीज़ का बेनिफिट किसको हुआ, उस चीज़ का ये बताइए। इस बार भी दो हाइड्रो प्रोजेक्ट हुआ है, ठीक है, हुए, लेकिन मतलब ऑन ग्राउंड ये बताइए ना। सिंपल मैं अनएम्प्लॉयमेंट की बात करता हूँ, अगर ये लोग इतने बड़े प्रोजेक्ट्स ला रहे हैं, ये सिर्फ हमें बेवकूफ़, ये सिर्फ उनके प्रोजेक्ट्स यहाँ पे सैंक्शन करते हैं, सिर्फ उनको दिल्ली पैसा देते हैं, अपनी कमीशन लेते हैं, अपना काम करना है। ग्राउंड में आज अगर ये प्रोजेक्ट इतने बड़े जो 2 साल पहले कंप्लीशन थे, आज बताओ, अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इतना क्राइसिस मचा हुआ है लोगों को। आज रमज़ान का महीना, पावन महीना चल रहा है, पीछे नवरात्रे के, हर चीज़ के, लेकिन हम लोगों के लिए हिंदू मुस्लिम की एकता क्या दिखाने के लिए, जो पहले कभी ऐसा नहीं होता, आज तक बिजली का इतना कट है, हमारे मुस्लिम भाइयों ने नमाज अदा करनी होती है सुबह शाम, लेकिन उन लोगों ने जिन्होंने बेचारों ने पूरा दिन कुछ नहीं खाना होता, रोज़ा रखना होता है, शाम के टाइम अगर उनको लाइट भी खाने के टाइम ना नसीब हो सके, फिर आप मुझे बताइए, ऐसे प्रोजेक्ट, ऐसे बिजली के इतने हाइड्रो प्रोजेक्ट लगा दिए, ये लगाने का क्या फायदा तो है बिजली की। अब इतनी जल्दी आप कहोगे 2 मिनट में बिजली आ जाए, वो तो नहीं ना हो सकता। अब उन्होंने एक ऑर्डर निकाला था कि कोयला नहीं है, बिजली नहीं बन रही है, तो बिजली के कर जो हैं वो जारी रहेंगे। अब इतना तो भुगतना पड़ेगा। अब लोग नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? हम आपके और हमसे बोलने से कुछ नहीं होगा। अगर लोग सड़कों पे नहीं आएंगे तो बिजली कैसे आएगी? मतलब आप लोग यही चाहते हैं ना कि अब लोग सड़कों पे उतरें, इनके मंत्रियों को पत्थर मारें, इनकी गाड़ियां रोकें, इनको रोकें, वैसा ही चाहिए ना। लेकिन आने वाला समय, हम ये कह रहे हैं आपको कि वैसा समय, अगर बीजेपी ऐसे ही हालात में रही तो ये ज़रूर ऐसा समय आ जाएगा कि लोग उतर के इनके लीडरों को, इनकी गाड़ियों को तोड़ेंगे और सड़कों पे ज़रूर उतरेंगे। आप खुद सोचिए, आप कह रहे हो, एक तरफ कह रहे हो कि नहीं जी ऐसा रहेगा, ऐसी सिचुएशन रहेगी, कोला, ये किसका दायित्व बनता है कि कोला प्रॉपर हमें यहाँ पे दिया जाए? या हाइड्रो प्रोजेक्ट किस लिए आप लगा रहे हो? अगर लाइट का कट वैसा रहना है तो हमें किस लिए ये ऐसे इतने बड़े प्रोजेक्ट्स दे रहे हो? अभी आप पीछे इन्होंने वो किया, शापरकंडी का प्रोजेक्ट आपने देखा होगा, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने शिलान्यास रखा उसका, शापरकंडी जो प्रोजेक्ट, हाइड्रो प्रोजेक्ट बना रहे थे, उसके बारे में हाँ जी फाइनल हो गया, पैसा भी हो गया, कॉन्ट्रैक्ट भी हो गया। आज तक कहाँ है? सिर्फ इनका काम है कि उन प्रोजेक्ट्स का सिर्फ हाईलाइट करना और मीडिया में वाहवाही करना, लोगों तक ये मैसेज पहुंचाना कि हम आपके लिए ये कर चुके हैं। आज मुझे ये बताइए, 50 करोड़ या 5,000 करोड़ सिर्फ पैकेजेस ही दे रहे हैं, पैकेज का बेनिफिट किसको हो रहा है? हमें, आप खुद समझ रहे हो, उन हाइड्रो प्रोजेक्ट्स अगर ये लग चुके हैं, कहाँ है बिजली, कहाँ है उनका मतलब? वो अगर हाइड्रो प्रोजेक्ट्स लगे, हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर का आज जो अनएम्प्लॉयमेंट का जो पैरामीटर है वो कहाँ पहुँच चुका है? हम लोग तो मतलब जो टाइम यूपी बिहार का होता था, आज उससे भी कम है कि सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट हमारे जम्मू कश्मीर में हो चुका। पढ़े लिखे नौजवान यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट घूम रहे हैं। देखिए, बहुजन समाज पार्टी एक विचारधारा है जो ग्राउंड में काम करती है। आने वाले समय में, जैसे अभी डीडीसी इलेक्शंस हुए, लोगों ने हम पे विश्वास दिलाया, हम यहाँ पे आए, नगरी में एक ब्लॉक में हम सत्ता में आए, कुछ 3-4 जैसे बरनोटी थी, कठुआ में हमने फाइट की, आए। लेकिन एक आप खुद समझ सकते हैं, वोटों के तरीके से अगर ये लीगल तरीके से, अच्छे तरीके से अगर चलें तो हम लोग ज़रूर सत्ता में आएंगे। लेकिन यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन इनकी हेल्प करती है। एक सीट लेने से क्या बहुजन समाजवादी पार्टी लोगों की हकों की बात कर सकती है? क्या इस वक्त अगर भाजपा सत्ता में है, जब कांग्रेस खत्म होने की कगार पे आ चुकी है, तो बहुजन समाज पार्टी का क्या वजूद है? सिर्फ कठुआ में सीट लेने से क्या आप लोगों के हकों की बात कर सकेंगे? बाकी जगह कहाँ है? बहुजन समाजवादी पार्टी मुझे लगता है अब खत्म होने की कगार पे आ गई है। देखिए मुनीष जी, ये आपका सोचना है या उन लोगों का सोचना है? जैसे आप भी, मुझे तो ये लगता है कि आप जैसे बीजेपी की हक से बात कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि बहुजन समाज पार्टी जो है आज भी ग्राउंड में उतनी ही है। जैसे 2008 का इलेक्शंस हुआ, वहाँ पे हमारे
हमारी 7 सीटें थी जो मतलब नेक टू नेक फाइट करके मार्जिन वोट से हारी है। आने वाले समय में 96 में जैसे बात कर रहा हूँ, हमारे यहाँ पे जम्मू में 4 विधायक थे हमारे यहाँ। जब 2008 का चुनाव हुआ वहाँ पे 7 MLA कैंडिडेट ऐसे थे जो मार्जिन से हारे हैं। आने वाले समय में दोबारा आपको दिख जाएगा कि बीजेपी के अलावा लोगों के हार क्यों मिलती है आपको? हार क्यों हर बार ऐसा क्यों हो रहा है? क्या आप पार्टी के अंदर बदलाव नहीं करना चाहते? जम्मू कश्मीर में सिर्फ कठुआ में ही बीएसपी बहुजन समाज पार्टी दिख रही है, वो हमें तो कहीं नहीं दिखी। नहीं, जैसा अभी डीडीसी चुनाव हुए हैं हमारे, डीडीसी में भी पूरे जम्मू में जैसे हमने 40-50 डीडीसी के कैंडिडेट खड़े किए थे, जिसमें से कोई 12 की 13 जो है वो नेक टू नेक फाइट देके मतलब हारे हैं। इस चीज़ के लिए हम कहते हैं, बट हारने की हमारी वजह वोट नहीं है, हम हारने की वजह हमारी है ये जो एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि इस वक्त की सरकार, जो कि बीजेपी सरकार, उसके हक में ज़्यादा वोट डलवा के या उनके मतलब हर तरीके से उनको मदद करती है, जिसकी वजह से हमें हार देखना। जैसे कांग्रेस पहले थी उस वक्त, आज से पहले बता दीजिए बीजेपी का क्या था? आज बीजेपी 70 साल के बाद आज फुल मेजॉरिटी में आई, वो तो अपनी करेगी। उससे पहले कहाँ थी? उससे पहले जब कांग्रेस, जो पार्टी सत्ता में रहती है वो हमेशा अपने रूल्स निकालती है, अपने लोगों को आगे करती है, दूसरों को हमेशा वो दबाया जाता है। अब तो आम आदमी पार्टी भी आप पर हावी होगी। अब तो आजकल जनाधार जो है वो आम आदमी पार्टी का बढ़ रहा है, बीएसपी का तो बिल्कुल खत्म होता नजर आ रहा है। मुझे नहीं लगता कि भाई कभी ज्वाइनिंग भी अगर ज्वाइन करना हो तो बीएसपी में अब कोई नहीं जाना चाहेगा। आम आदमी पार्टी का जिस तरह से जनाधार इस वक्त बढ़ रहा है, क्योंकि दिल्ली में और पंजाब में हम देखें तो आप किस तरह से देखते हैं कि आप पे हावी नहीं हुई है आम आदमी पार्टी? नहीं, आम आदमी पार्टी, मुझे तो ये लगता है कि आप लोग सिर्फ ये देख रहे हैं कि लोग ज्वाइनिंग, आम आदमी पार्टी वो बंदा ज्वाइन कर रहा है या दूसरी पार्टियां वो बंदा ज्वाइन कर रहा है, बीजेपी वो ज्वाइन कर रहा है जो एक हवा के साथ चलते हैं। हम लोग हैं वो कहते हैं ना, दरिया में जैसे एक पिल्लर की तरह, पानी का बहाव चाहे जैसा मर्जी जितना मर्जी फास्ट हो, पिल्लर वहीं की वहीं खड़ा रहता है। ये लोग हवा के साथ, उस बहाव के साथ चलने वाले हैं, क्योंकि इन लोगों ने ग्राउंड में मेहनत नहीं की होती है। ये चाहते हैं कि बीजेपी का टैग लग जाएगा तो मैं जीत जाऊंगा। आज आम आदमी पार्टी पंजाब में मेजॉरिटी से आई, अगर पंजाब एक स्टेट में आम आदमी आ गई, पंजाब के अलावा 4 स्टेटों में और में आम आदमी ने कंटेस्ट किया, वहाँ क्यों इनको शिकस्त मिल गई? देखिए, अगर दिल्ली में 2 बार आगे हैं केजरीवाल जी, तो कुछ बदलाव किया होगा, वहां पे आए हैं। अगर पंजाब में उन्होंने जिस तरह से लोगों के साथ वादे किए हैं वो खरा उतरने की कोशिश कर रहे हैं। वहां के डेली वेजर जो हैं वो पक्के कर दिए गए हैं, वो उन्होंने कहा है। अगर कहेंगे तो अब तो 600 यूनिट तक भी कहा जा रहा है कि पंजाब में बिजली फ्री है। तो इस तरह के जो लुबाने वादे हैं वो अगर कर रही है तो इस वक्त है कि जम्मू कश्मीर में इस तरह से होगा। मुनीष जी, आपको शायद याद होगा या आपने भी भगवंत मान जी का या केजरीवाल जी का इंटरव्यू सुना होगा कि जिस दिन मैं सत्ता में आऊँगा, ग्रीन पेन से उसी दिन इनकी बिजली फ्री कर दूंगा। आज 36 दिन हो गए, बताइए किसको बिजली फ्री मिली है? आज तो वो बहाना लगा दिया कि हमारे ऊपर कर्जा बहुत है। अगर कर्जा था तो कुछ बोलने से पहले उसको सोच लेना चाहिए कि ये बात मैं बोलने लगा हूँ, कि क्या ये मैं कर पाऊँगा सत्ता में आके, या ये आपके पास रिकॉर्डेड इंटरव्यू होगा? नहीं होगा तो मैं आपको उनका इंटरव्यू दे दूंगा कि जिस दिन मैं सत्ता में बैठूंगा, ग्रीन पेन से पहले यही सिग्नेचर करूँगा कि आप लोगों को लाइट फ्री। मैं तो देख रहा था, अभी पिछले हफ्ते देख रहा था यूट्यूब में, उनका एक MLA जो है लोगों को अब वो पंखियां बांट रहा है कि चलो जी अगर लाइट नहीं आती है तो उन पंखियों से काम चलाओ। ये मतलब लोगों को जैसे बीजेपी जुमला देती थी, ये भी वैसे ही जुमला दे के आया। जैसे बीजेपी जुमला दे के सत्ता में आई, पंजाब में आम आदमी पार्टी वैसे ही जुमले दे के आए, जो लोगों का विश्वास आया, क्योंकि बीजेपी, कांग्रेस और वहाँ की जो अकाली दल थी उनके ऊपर से विश्वास उठा दिया था लोगों का। उन लोगों को लोगों ने सोचा कि एक तीसरा विकल्प लाएंगे, शायद ये अच्छे अच्छे वादे दे रहे हैं, लेकिन जैसे मोदी करता था, केजरीवाल और भगवंत मान ने वैसा ही किया। आप बात कर रहे हैं वहाँ पे डेली वेजर्स की, कल आप न्यूज़ शायद आपने नहीं देखी होगी, कल वो जो 36 इन्होंने दिन आज हो गए, लेकिन डेली वेजर भगवंत मान के चंडीगढ़ वाले बंगले के बाद जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। वो जो लोग जिनको इन्होंने बोला कि हम जो कैजुअल लेबर्स थे, डेली वेजर्स थे, जिनको पक्का करना था या जिनकी वो बढ़ानी थी, वो आज उनके घरों के बाहर धरने मार रहे हैं। ये कल मीडिया की न्यूज़ है, कल वहाँ नेशनल मीडिया पंजाब का हमारे डेली वेजरों की तो बढ़ गई।
हमारे 72 पे एक मजाक किया उन लोगों के साथ जो अपने हक को, जिनको ये चांस था कि हमें पक्का किया जाएगा, जिसके लिए वो बेचारे आज सड़कों पे थे। आज बताइए कौन खुश है? एक मैं छोटा सा एग्जांपल, रसोई जो तेल था जो 90 रुपये, आहिस्ता आहिस्ता ही बढ़ती है। अब थोड़ी तनख्वाह बढ़ा दी है डेली वेजरों को, अब और इंतजार करना पड़ेगा। अगर भाजपा पे उन्होंने यकीन किया, जब भाजपा सत्ता में आई तो इन डेली वेजरों के साथ वादा जो हुआ कि हमारी सरकार आएगी तो आपको पक्का किया जाएगा, लेकिन जो है अब इन्होंने यकीन किया है तो अब पे बढ़ा दी है। अब देखेंगे आगे। सुनिए, जिन लोगों को, जिनके 70 साल 35 साल 70 साल हो गए देश आज़ाद हुए, लोगों को आज तक लुभाने वादे ही दिए गए कि आज जो 10 20 25 साल से लोग अनएम्प्लॉयड वहाँ पे एक डेली वेजर काम कर रहे थे, उनको ये आस थी कि 15 या 20 साल के बाद हम पक्के हो जाएंगे, परमानेंट मुलाजिम हो जाएंगे, हम अपना घर रोजी रोटी चला लेंगे। आज 72 रुपये बढ़ाने से, आज आप खुद बता रहे हो, आप कह रहे हो आहिस्ता आहिस्ता, फिर तेल की कीमतें क्यों इतनी बढ़ी? पेट्रोल की कीमत कैसे बढ़ गई? आज अगर रसोई तेल की बात करें आप, जो सरसों का तेल है आज जो 80 रुपये लीटर मिलता था आज 210 रुपये पी मार कर। राशन फ्री भी तो दे रहे हैं ना, गवर्नमेंट राशन फ्री नहीं दे रही। 5 किलो तेल से क्या आप समझ सकते हैं एक महीना निकल सकता है? 5 किलो राशन से किसी का, यही तो इनकी बेवकूफ़ी है हमारे लोगों को, जो इतना नहीं समझ रहे कि ये लोग सिर्फ यही लारा लगा रहे हैं कि उनको आदत डाल दी हुई है कि हर चीज़ फ्री की। जैसे पंजाब में आज केजरीवाल ने बोला, वैसे मोदी ने सेंटर में बोल दिया 5 किलो। आप खुद समझदार हो, इस महंगाई में 5 किलो अगर आटा चावल दे दिया उनको, 5 किलो आटा चावल बनाना किसके साथ? तेल तो बाम मार्केट से लेना पड़ेगा ना, आलू प्याज तो वहाँ से। आज नींबू की कॉस्ट देखो, आज 300 रुपया केजी जा रहा है, जो मतलब सबसे हाईएस्ट रेट आज तक का वो है। आज जब पेट्रोल 2 पैसे बढ़ता था या 5 पैसे बढ़ता था या 1 रुपया बढ़ता था, इनके मंत्री संतरी सड़कों पे उतर के वो लेके घोड़ा गाड़ी लेके या साइकिल लेके चलते थे। आज कहाँ है वो मंत्री? वो स्मृति ईरानी जो गैस सिलेंडर सिर पे उठा उठा के घूमती थी, आज स्मृति ईरानी को नहीं लग रहा? आज वो रसोई गैस जो 350 का था आज 1000 में जा रहा। अब गरीब बंदे को 5 किलो राशन बनाना किस पे है? लोगों को ले आए आप कि ठीक है, 8 साल पहले 350 का था, तो अब 8 साल के बाद देश तरक्की कर रहा है तो महंगाई नहीं बढ़ेगी। तरक्की आप किसको तरक्की समझ? जब एक अनएम्प्लॉयमेंट लेवल कम हो रहा है, गुर्बत बढ़ गई है, गरीबी रेखा आप देखोगे, आप नेट पे सर्च करिए कि जम्मू कश्मीर का गरीबी जो रेट है वो कहाँ तक पहुँच गया। वो तरक्की क्या है? लोग गरीब होते जा रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा रेशो ज़्यादा होती जा रही है। वो कौन सी तरक्की है जहाँ लोगों को ना नौकरियाँ हैं, ना उनको सही से अपनी लेबर मिल रही है? आत्मनिर्भर बने, कहीं और काम खोलें, इसमें क्या है? गवर्नमेंट स्किल्स दे रही है, आप कंप्यूटर सीखो, आप एग्रीकल्चर करो, आप कृषि करो, और कई सारे ऐसे कार्यक्रम, ऐसी स्किल्स गवर्नमेंट द्वारा चलाई जा रही हैं। वो आत्मनिर्भर बनाने के लिए तो रोजगार पैदा, अब सब तो गवर्नमेंट तो नहीं ना दे सकती। बिल्कुल बिल्कुल आप सही हैं। आत्मनिर्भर जैसे आज से 70 साल पहले लोगों को मतलब गुलामी के टाइम ना, आज फिर वही बीजेपी, आज फिर आत्मनिर्भर, मतलब लोग पढ़ाई लिखाई छोड़ दें। बाबा साहब ने हम लोगों को, गरीब लोगों को ये दिया था कि आप पेन उठाओ और अपने हक हकूक़ के लिए लड़ो और अपना फ्यूचर बढ़ाओ। लेकिन बीजेपी अब हमारे हाथ से पेन छीन के हम लोगों को फिर वही औजार दे रही है कि आप वही करिए जो स्किल वो करवा के, क्लासेस लगवा के आप वही बर्तन बनाइए, कुछ पकोड़े तलिए। आप भी खुद समझ रहे हो कि पीछे प्रधानमंत्री ने कहा कि पढ़ाई छोड़ो, आपको क्या नौकरियां नहीं मिलेंगी, आप जाके पकोड़े तलोगे तो भी अपना रोजी रोटी चला लोगे। तो ये स्किल्स हमें दिखा रहे हैं, मतलब वही 70 साल वाला, जैसे हम अंग्रेजों के गुलाम थे, आज बीजेपी के गुलाम होके आज फिर हम वही स्किल लेके चल जाएंगे। आप स्किल की बात कर रहे हो, स्किल लेके लोगों को कह रहा है बैंकों से लोन ले लीजिए। आज बैंक, आप खुद बताइए, एक गरीब बंदा आप कभी लोन के लिए लेने जाएगा तो उसको कितनी 50 फॉर्मेलिटी देने के। आज एक सिंपल नगद लेने जाना हो तो 10 चक्कर उसको काटना पड़ता है, 20 चक्कर काटने पड़ते हैं। ऑनलाइन कर दिया आजकल, ऑनलाइन घर बैठे मिल जाएंगे। मेरी बात सुनिए, ऑनलाइन ये सिर्फ कहने की बातें हैं, लेकिन हम आपको ऐसे वो दे देंगे, प्रूफ देंगे कि ऑनलाइन सिर्फ रजिस्टर कराओगे, लेकिन जो फील्ड का काम है, नकल लगानी है, अपनी इनकम सर्टिफिकेट बनाना है। आप क्या सोचते हो कि तहसीलों में या डीसी ऑफिस में इतने काम हो रहे हैं लोगों के? 10-10, 15 मुलाजम तो रह गए हैं इनकी मीटिंग के लिए। हम कल पटवारियों के पास गए थे, वो तो कह रहे हैं हम यार रैली के लिए देखें या आपकी नकलें दे। अब इन लोगों, यहाँ तो फिर उनको फ्री हैंड दे दिया जाए। अगर पटवारी है, तहसीलदार है, उन लोगों को तो पार्टी अपनी रैलियों के लिए लगा दिया, लोग इकट्ठे करने के लिए लगा दिया। वो लोगों के काम कहाँ करेंगे? लोगों के काम करने के लिए उनको फ्री हैंड, मुलाजिमों को फ्री हैंड देना चाहिए। अब जब उनको पूछा जाए हमारे आला अफसर ये कर रहे हैं, आला मतलब डिक्टेटरशिप बना के रखी है जितनी ब्यूरोक्रेसी है। आज आम लोग, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव होना बहुत ज़रूरी है। अगर आज बीजेपी को इतना ही ये था कि हम लोग जीत जाएंगे, हमारी सरकार यहाँ पे आ जाएगी, तो आज इलेक्शन क्यों नहीं करवा रहे? क्योंकि जब तक इलेक्शन नहीं होंगे हमारे लोगों का कोई भला
भला नहीं होगा, यहाँ पे ऐसे ही ब्यूरोक्रेसी हावी होती रहेगी। हर तरीके से हम लोग मतलब पिछड़ते ही जा रहे हैं हर तरीके से। आप कह रहे हो स्किल इंडिया, मैं कह रहा हूँ कि स्किल इंडिया से हमारे लोगों का बेड़ा गर्क कर दिया। ना बैंक्स लोन दे रहे हैं। अब बैंक अगर किसी को लोन दे भी देता है, आज इतनी महंगाई में बिजनेस, आप किसी भी बिजनेसमैन, हम नहीं अपने नहीं कह रहे, बड़े बड़े बिजनेसमैनों की बात कीजिए, वो सब कह रहे हैं कि इस वक्त मंदी का दौर चल रहा है। जहाँ बड़े लोगों का मंदी का दौर चल रहा है, छोटा व्यापारी कहाँ जाएगा? आज बैंकों के उधार, बैंकों की लिमिट्स उन्होंने देनी है। बैंक वाले तो नहीं वो करते, वो कह रहे गवर्नमेंट ने हमें कह दिया कि इनको लोन दीजिए, लेकिन लोन दे दीजिए, रिकवर करना तो बैंक का काम है। वो उनके घर में आके कभी उनके घरों की कुर्कियाँ कर रहे हैं, कभी उनकी दुकानों की कुर्कियाँ कर रहे हैं। वो तो मतलब एक बंदे को उस तरह से फंसा के रख रहे हैं कि ना वो बंदा बेचारा कहीं आगे जाने का, उसके लिए फिर लास्ट उनके पास क्या पड़ता है? सुसाइड का ऑप्शन पड़ता है। कई ऐसे मेरे पास अभी पीछे जम्मू में मैं एक जगह था, वहाँ पे उन लोगों को मतलब एक बंदे ने सुसाइड कर लिया क्योंकि बैंक का उसने 10 लाख कर्जा ले लिया था अपनी दुकान का, कारखाने का काम नहीं चला, उसका कारखाने का काम नहीं चला, बैंक आके उनके घर में रोज़ नोटिस चिपकाता, लेकिन उसकी वो लोन दे नहीं पाया। वो 10 लाख से उसका कोई 15-16 लाख के करीब हो गया। एक गरीब बंदा 16 लाख कहाँ से देगा? इससे अच्छा वो कुछ करता ही नहीं, दुकान पे किसी की दिहाड़ी लगा लेता, फड़ी लगा लेता, रेडी लगा लेता, लेकिन आत्मनिर्भर ने उसकी जान ले ली। आज उसके लोग खुश है ना, लोग तो खुश है ना, लोग खुश हैं। मोदी जी आए हैं, कई सारी योजनाएं शुरू की हैं, कई सारे कार्यक्रम शुरू किए हैं, लोग खुश हैं, लोग नहीं बोल रहे। सिर्फ बीजेपी के लोग खुश हैं और कोई खुश नहीं। कल मुझे लगता आप कल जम्मू चैनल में कर रहे थे, जैसे रैली बाहर आ रही थी, कुछ नौजवान यूथ वहाँ पे आए थे जो कि मतलब जैसे अपोजिशन का काम तो होता ही है। नहीं, अपोजिशन उस रैली में गए हुए लड़के थे, उस रैली के लोग थे, वो जम्मू संवाद के युवा थे, वो अपोजिशन के लोग थे। और अपोजिशन वालों की ऐसी साजिश हो सकती है, देश के प्रधानमंत्री आए हैं, उनकी रैली को विफल करने के लिए, उसे बदनाम करने के लिए ऐसी साजिशें जो हैं वो रची जा रही हैं। मुनीष जी, वो किसी पार्टी के नहीं थे, वो लोग थे जो BSF, CISF, जो आर्मी के एस्पायर थे, जो मतलब जिनके मतलब आज से 2 साल पहले फिजिकल हो चुके, रिटर्न नहीं हो रहा, उनकी लिस्ट नहीं निकल रही, वो लोग थे। वो उस मुद्दे को लेके वहाँ गए थे कि हमें भी शायद प्रधानमंत्री जी या डॉक्टर जितेंद्र सिंह जिनके साथ वो 4-5 बार मुलाकात कर चुके थे, उनको ये आश्वासन था कि शायद आज हमें भी यहाँ पे कुछ मिले। डेली वेजर्स लोग थे, वो किसी पार्टी के नहीं थे। उन्होंने खुद इस इंटरव्यू में बोला कि हम बीजेपी, हमें आश्वासन मिलता, हम बीजेपी के हैं, जो पार्टी हमारे साथ रहेगी, हमारा साथ देगी, हम उसी के हैं। और उन्होंने खुद बोला कि हम बीजेपी के सपोर्टर हैं, वोट भी हमने बीजेपी को दिया, लेकिन बीजेपी हमारी उम्मीदों पे खरी नहीं उतरी है। सर, देश कोरोना जैसे हालातों से निकला है, 2 साल कोरोना रहा, हाहाकार मची है, गवर्नमेंट ने उसे निकाला है, आज वैक्सीनेशन फ्री मिल रही हैं। कहाँ इतना इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो पाता है? हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना मजबूत करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, इतना अच्छा सिस्टम कर दिया है, फिर भी आप उसी को कोस रहे हैं। आज सिर्फ आप ये कोविड का देख रहे हैं, ये तो एक एक्सक्यूज़ मिल गया गवर्नमेंट को कि कोविड की, ये तो विफल उससे पहले के थे। आज कोविड तो आज पिछले 2 साल से आया, उससे पहले की डेवलपमेंट्स या उससे पहले की कहाँ थी? ये बेरोजगार देखिए जम्मू में, आज के थोड़ी हैं ये जो 2 साल के कोविड की वजह से। 7 साल हुए हैं। अरे 7 साल हुए हैं। अभी 70 साल जिन्होंने राज किया, अभी तो इनका कुछ भी नहीं है, अभी तो उन्होंने 7 साल ही किया है ना। 7 साल अभी बड़ा टाइम है, करेंगे। जिन लोगों ने 70 साल राज किया, उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी अपनी लोग देश को डुबोने में, लेकिन इन्होंने 7 साल में इस देश का इतना बुरा हाल कर दिया, इतना बुरा हाल कर दिया कि वो जो 70 साल वाला लोग भूल गए। इस 7 साल में हम तो ये कह रहे हैं कि इस 7 साल में देश को उस वो कह रहे हैं ना निचली तले तक ले गया कि आने वाली जो भी कोई और सरकार होगी, आने वाले टाइम में आपको ये बता दें कि जैसे बीजेपी ये कहती है कि अगली बार भी सत्ता में हम होंगे, ये आपको जनता बता देगी। अगर ये मुझे नहीं लगता ये तख्ता पलट होगा। चलिए, ये लोग बताएंगे, मोदी के मुरीद हैं, समर्थक हैं। मेरी बात सुनिए ना, ये जनता बताएगी ना आपको। मोदी के बेशक समर्थक होंगे, जैसे मर्जी होंगे, अगर ये EVM का सहारा ना लें, अगर ये लोगों में पैसे ना बांटें, अगर ये वो काम ना करें जिसकी वजह से दूसरे कैंडिडेट्स को ठेस पहुंचे, या एडमिनिस्ट्रेशन का सहारा ना लें, तो ये कभी सत्ता में नहीं आएंगे। आज भी जब यूपी में इलेक्शन हुआ, शरेआम EVMs पकड़ी गई, शरेआम उनको क्या किया गया, 2 मुलाजिम निलंबित कर दिए गए, लेकिन जीत बीजेपी की आ गई। अगर तब होता कि वहाँ पर रीपोलिंग होती, रिकाउंटिंग होती, उन मशीनों को करके दोबारा से काउंटिंग होती, पता तो तब लगता था, लेकिन उनको पता अगर रिकाउंटिंग करवाते हैं या रीपोलिंग करवाते हैं तो वहां वो हारते हैं। ये चीज है कि जब तक ये ईवीएम का साथ लेंगे, जिसकी सत्ता होगी उसकी पावर तो होगी ना, ये मान के तो चलें। ये वही तो कह रहा हूं, लेकिन जिन्होंने 70 साल राज किया वो भी नहीं रहे,
ये भी नहीं रहेंगे। ये एक वो कहते हैं ना, नेचर का रूल है कि जिसने अगर ये जैसे कांग्रेस रही 70 साल, उन्होंने अगर कुछ बुरा किया देश के साथ तो लोगों ने विकल्प ढूंढा कि कांग्रेस के अलावा किसको वोट दें, मोदी को वोट दें, मोदी पे विश्वास दिला। लेकिन मोदी ने उस 70 साल को बुला के इस 7 साल में उन लोगों की उम्मीदों पे इतना बुरा हाल कर दिया, कि इतना देश का बुरा हाल कर दिया कि आने वाले मैं कह रहा हूँ कि 70 साल और कोई और भी सरकार आएगी, वो इस देश को ऊपर नहीं उठा सकती। बहुजन समाज पार्टी भी तो विकल्प नहीं साबित हो रही है लोगों के लिए। वो क्या करेगी? क्या कुछ नहीं करेगी। अगर उत्तर प्रदेश में खत्म हुई तो कठुआ में भी अब मुझे लगता है कि ज्यादा देर रहना मुश्किल है। बहुजन समाज पार्टी आज भी वैसे है, वैसे ही खड़ी है, पूरे जोर से चुनाव लड़ेगी, पूरे जोर से। क्या यूपी में रही या क्या यहाँ रही, मैंने सिंपल एक बात बता दी, जब तक ईवीएम का साथ ये लोग लेते रहेंगे, ये दूसरों को शिकस्त देते हैं। लेकिन ईवीएम भी कब तक चलेगी? जैसे पंजाब में इनका तख्ता पलट हुआ, पंजाब में क्यों नहीं? क्योंकि इनको पता था कि पंजाब में तो एक भी इनका समर्थन नहीं है। मात्र अगर ये सेंटर में थी तो पंजाब में क्यों नहीं बीजेपी आई? इसीलिए नहीं आई क्योंकि वहाँ के लोगों ने मन बना लिया था कि चाहे ईवीएम हो, जो मर्जी हो, हम इनको जीतने। जब एक साइड की गेम होगी कि बीजेपी का तो एक वोट भी नहीं वहाँ निकलेगा, तो ऐसे ही पूरे देश में हालात होने वाले हैं। आम आदमी पार्टी के नेता कह रहे हैं बहुजन समाजवादी पार्टी का अपना कोई वजूद नहीं है, वो क्या किसी को कहे? जो नेता ये कह रहे हैं, आप उनका खुद का वजूद देख लीजिए कि आज एक पार्टी छोड़ के, एक दरवाज़ा छोड़ के दूसरे दरवाजे, दूसरा नहीं मिला तो तीसरी तरफ जाना, मतलब जो जहाँ पे जा रहे हैं। आज मैं कह रहा हूँ आम आदमी पार्टी वाले तो ऐसे ही पागल हुए फिर रहे हैं, ऐसे ही घूम रहे हैं। मुझे ये समझ नहीं आ रही कि उनका ना अरविंद केजरीवाल का यहाँ कोई फोकस है, ना उनको पता है कि जम्मू कश्मीर की राजनीति टोटल हिंदुस्तान से अलग राजनीति है। यहाँ पे आज तक मुनीष जी आपने देखा, अरविंद केजरीवाल यहाँ से लोग भागे भागे दिल्ली जाके ज्वाइनिंग कर रहे हैं, लेकिन किसी की ज्वाइनिंग अरविंद केजरीवाल ने करवाई, किसी की कोई उनके हाई कमांडर ने करवाई। ये लोग खुद यहाँ से भाग रहे हैं कि हमें भी अपने पास ले लो। आम आदमी पार्टी सपना देख रही है पीएम का, केजरीवाल को बनाने का। ये सुन लीजिए, मैं वही बात कर रहा हूँ। सपने सब लोगों के वो है ना, जैसे मुंगेरी लाल के सपने वो लेते रहे। लेकिन आज मैं जम्मू कश्मीर की जैसे बात करूं, ये लोग खुद भाग भाग के ज्वाइनिंग कर रहे हैं, लेकिन आज तक अरविंद केजरीवाल ने इन लोगों का कुछ बात भी नहीं पूछी कि जम्मू के लोग आए हैं स्पेशल, चलो मुझे भी जम्मू जाके कुछ देखना चाहिए। या जम्मू के जो लोग यहाँ से पूर्व मंत्री भी गए, सांसद भी गए, विधायक भी गए, सब गए, यहाँ के डीडीसी भी गए, किसी की ज्वाइनिंग के लिए। मतलब इन लोगों की वहाँ जाके कदर ही नहीं। और आज ये दूसरों के घरों में पत्थर मार रहे हैं। अपना तो इनका कुछ है ही नहीं, लेकिन दूसरों को ये कह रहे हैं कि वो खत्म हो चुके हैं। लेकिन मैं सिंपल सी बात, आम आदमी को जैसे पता था कि हिमाचल में उनको कुछ मिला, अरविंद केजरीवाल वहाँ पे 4 रैलियाँ कर चुका है, हरियाणा में कुछ। लेकिन जम्मू के लोगों को मुझे ये समझ नहीं आ रही, ये लोग क्यों इस चीज़ के लिए भाग रहे? क्योंकि अरविंद केजरीवाल को ये पता है कि मुझे जम्मू में सत्ता नहीं आएगी, मुझे जम्मू में कोई लोग नहीं वो स्टैंड रखेंगे, इसलिए वो जम्मू के लिए रुख ही नहीं कर रहे हैं, जम्मू के बारे में सोच ही नहीं। यहाँ के लोग कुछ जो कहते हैं, मैंने जैसे बताया कि जब दरिया में बाढ़ आता है तो सब लोग ऐसे चलते रहते हैं कि शायद हम भी तर जाएं, हम भी पार लग जाएं। लेकिन इन लोगों का कुछ नहीं होने वाला है। ये जहां मर्जी चले जाएं, मतलब जो बंदा, आपको ये भी पता है, जो एक जगह से उठ के दूसरी जगह तीसरी जगह चले जाए, वो हमेशा चलता ही रहता है, कहीं एक जगह स्टैंड नहीं रखता। मेरा तो ये कहना है कि ये लोग आगे पीछे जाने, अपने अपने घरों में ही बैठे रहें, ना कि दूसरे घरों की तरफ मुंह देखें कि वो कैसा है या वो कैसा है। अगर देश में इतनी महंगाई बढ़ गई है, कमर तोड़ रही है महंगाई, बहुजन समाज पार्टी कितनी सड़कों पे आई, कितना प्रोटेस्ट करिए, कितना लोगों के साथ है, लोग सड़कों पे नहीं आएंगे तो बहुजन समाजवादी पार्टी क्या करेगी? बहुजन समाज पार्टी लोगों के साथ है, हर जगह पे मतलब लोगों के साथ प्रोटेस्ट भी कर रही है। हर जगह पे जहाँ जहाँ जाके उनको ज़रूरत पड़ रही है, बहुजन समाज पार्टी ऑन ग्राउंड है। और इस चीज़ की मिसाल मैं बाकी की ना दे के कठुआ की दे रहा हूँ, जहाँ जब किसी को कोई दुख तकलीफ़ हो रही है तो बहुजन समाज पार्टी उसके साथ होती है, हर जगह पे उनके साथ शाना बशाना मदद करती है। चाहे वो गरीबी का मुद्दा हो, चाहे कोई भी मुद्दा हो, अनएम्प्लॉयमेंट का मुद्दा हो, हम हर तरीके से मेमोरेंडम प्राइम मिनिस्टर को भी लिख रहे हैं, गवर्नर को भी लिख रहे हैं, हर को लिख रहे हैं, और हमें जवाब भी आ रहा है। जहाँ जैसे लोगों की, अगर बीजेपी इतनी हिताई थी लोगों की, तो बेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजियों को बेवकूफ़ क्यों बनाया गया? उनको पहले ज़मीन अलाट करके आज उन्हीं की ज़मीन सरकारी करके वापस ले रही है। मतलब ये लोगों को सिर्फ एक जुमला देके, रिफ्यूजियों को हक तो मिला ना, किस चीज़ मिल गया हक उन्हें? किसका हक में? मतलब जो ज़मीनें थी वो भी वापस ले ली गवर्नमेंट, जो मिल गए ना उन्हें, डोमिसाइल मिल गया ना। डोमिसाइल मिलने से जो क्या, उनको नौकरियां नहीं मिलती थी मिल गई ना। अब नौकरियों में अपनी हिस्सेदारी तो ले सकते हैं ना, पहले कहाँ थी? आज डोमिसाइल की आप बात कर रहे हो, एक बाहर से यूपी से, पीछे मैं कल किसी बात
बात कर रहा था, यहाँ जम्मू स्टेट में किसी डिपार्टमेंट में 5 पोस्टें थी, पाँचों के पाँचों यूपी और पंजाब से लोग लगे हैं। तो अनएम्प्लॉयमेंट और बढ़ाई है या वो की है, ख़त्म की है इन्होंने? मतलब ये डोमिसाइल बना के हम लोगों की, जो कुछ लोग थे, हमारा जम्मू कश्मीर तो सुधार नहीं पाए और उल्टा ऊपर से लाके हमारे ऊपर जो ऑल इंडिया का लेवल करके हमें उस दर्जा, जैसे मैं कल एक रैली में सुन रहा था, प्रधानमंत्री जी कह रहे कि अब ये एक देश एक मुल्क एक विधान बन गया है। अब एक देश बनाने से तो सेंटर की जो रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, जो नीतियां हैं, वो हमारे जम्मू कश्मीर में भी लागू होनी चाहिए। मैं पर्टिकुलर बात करूं, उन्होंने बाबा साहब का नाम लेके किया कि मैं वो भीमराव अंबेडकर जी अगर होंगे तो वो खुश हो रहे होंगे कि मोदी ने ये काम किया, लेकिन मुझे शर्म आती है कि ये बयान प्रधानमंत्री जी ये बोल रहे हैं, सामने सामने इतना बड़ा झूठ बोल रहे हैं कि हमने एक कर दिया, जो सेंटर में उनकी रिजर्वेशन थी वो आज मंडल कमीशन कहाँ जम्मू कश्मीर में लागू किया, मुझे बताएं। 27% ओबीसी का कोटा था, कहाँ गया वो? 15% शेड्यूल कास्ट की वो थी, रिजर्वेशन थी हमारे स्टेट में, तो 7% मिल रही है, ओबीसी को 4% दे। मतलब ये सिर्फ करेंगे ना, जब सेंटर के लाज यहाँ लागू हो गए, फिर धीरे और एक तरफ बोल दिया कि एक ही कॉन्स्टिट्यूशन चलेगा, फिर एक कॉन्स्टिट्यूशन धीरे धीरे चलाने वाला कौन सा मतलब हो गया? जब जिस दिन हमारा 370 हटाया उसी दिन से जल्दी सभी सब कुछ दे देंगे वो। मुनीष जी, सभी नहीं देंगे तो फिर ये चीज़ मीडिया में क्यों बोलना, ये जुमले क्यों लोगों को दिखाने कि हमने एक ही कर दिया, हर चीज़ हम एक लेवल की कर देंगे? ये सिर्फ जुमले हैं, मैंने आते ही बोल दिया, ये सिर्फ जुमले हैं और लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। इन्होंने किसी तरीके से अपनी सत्ता बचाए रखनी है, कुर्सी बचाए रखनी है। ऑन ग्राउंड ये लोग जीरो हैं। मैं सिंपल सी बात करूं, सिंपल एक रिजर्वेशन की बात करूं, वो आज तक यहाँ पे सेंटर की यहाँ पे लागू नहीं कर सके। बाकी तो बात ही छोड़ो, बाकी लोगों को तो क्या कर पाएंगे। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। थैंक यू, शुक्रिया। युवा नेता बहुजन समाजवादी पार्टी के सुनील मजोत्रा हमारे साथ बात कर रहे थे। देश के प्रधानमंत्री का दौरा जम्मू कश्मीर में था, जिसको इन्होंने विफल साबित बताया है, विफल करार दिया है। कहा कि सिर्फ जुमलेबाजी ही भाजपा ने सीखी है और वहीं प्रधानमंत्री जी ने आके यहाँ पर की है। आम आदमी पार्टी जो है वो पागलों की तरह फिर रही है, लेकिन उसे जम्मू कश्मीर में कुछ भी हाथ जो है वो नहीं लगने वाला है, चाहे कुछ भी हो जाए। बेरोज़गारी, महंगाई जिस तरह से इस देश में बढ़ रही है, लोग इससे परेशान हैं। कठुआ स्टार से मनीष खजुरिया, कैमरामैन पंकज के साथ, धन्यवाद।